आर्टिकल 370 पर आज सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा और आर्टिकल 370 को खत्म करने के खिलाफ याचिकाओं पर निर्णय को लेकर खबर बढ़ी है। आपको बता दें, सीजेआई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ फैसला सुनाएगी। तो आज के इस फैसले पर नजर, क्योंकि आज जिस तरीके से इस पूरे मामले पर सुप्रीम फैसला आने वाला है, आपको बता दें सीजेआई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ फैसला सुनाएगी। और बड़ी खबर यह है कि आर्टिकल 370 को खत्म करने के खिलाफ याचिकाओं पर निर्णय लिया जा सकता है। और आर्टिकल 370 विवाद में अब तक हुआ क्या है, क्विक अपडेट आपके सामने रखते हुए सीधे इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हैं, क्योंकि यह जानना और समझना जरूरी है कि आज के इस फैसले पर नजर क्यों है। क्योंकि इससे पहले 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को निरस्त किया गया और उसके बाद देखिए जम्मू कश्मीर का 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बंटवारे को लेकर यह सबसे बड़ी खबर सामने आई थी, जहां फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई हैं। और आज सुनवाई के लिए 5 जजों की पीठ का जिस तरीके से गठन हुआ था, 16 दिन सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रखा था और आज संविधान पीठ ये बड़ा फैसला सुनाने वाली है। तो आर्टिकल 370 विवाद में अब तक क्या क्या हुआ है, इसकी एक पूरी टाइमलाइन इंफॉर्मेशन वॉल पर आपके सामने रखी, जहां 5 अगस्त 2019 से आज 2023 में संविधान पीठ बड़ा फैसला सुनाने वाली है। निधि, बिल्कुल, अनुच्छेद 370 पर फैसले को लेकर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई है। 60 सेकंड में देखिए ये खास रिपोर्ट। प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ फैसला सुनाएगी। इससे पहले कोर्ट ने 16 दिनों की सुनवाई के बाद 5 जजों की खंडपीठ ने 5 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट में आज अनुच्छेद 370 पर फैसले को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर आवाजाही बंद कर दी गई है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि राज्य में इसके अलावा कोई प्रतिबंध नहीं होगा, लेकिन जमीन पर भारी सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। साथ ही सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान भी ये मामला सदन में उठा, जिससे हटाए जाने को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने देश के सामने अपना पक्ष एक बार फिर रखा। कहते थे कि क्या हुआ था कि 370 खत्म करना पड़ा। 45,000 लोगों की मृत्यु हुई है और मैं मानता हूं ये 45,000 लोगों की मृत्यु की जिम्मेदार ये धारा 370 थी, जो नरेंद्र मोदी ने उखाड़ कर फेंक दिया। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक पीठ आज फैसला सुनाने जा रही है। जम्मू कश्मीर में भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट आज बहुत महत्वपूर्ण फैसला सुनाने जा रहा है। 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 के खिलाफ कई याचिकाएं दायर की गई थी, जो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। अब इन्हीं याचिकाओं पर जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट सुनाने जा रहा है। बहुत महत्वपूर्ण फैसला, सभी की निगाहें, पूरे देश की निगाहें इस फैसले पर टिकी हुई हैं। और पीयूष पांडे हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गए। पीयूष, कितने बजे तक फैसला आ जाएगा, क्या इस वक्त सबसे बड़ा अपडेट है? जी सुरभि, देखिए 370 को हटाने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ जो याचिकाएं, करीब 2 दर्जन याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी और उस पर आज सुबह 10:30 बजे फैसला आएगा, जो चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली संविधान पीठ जारी करेगी। इस मामले में महत्वपूर्ण ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जो दलीलें दी गई थी उनमें किस दलील को सुप्रीम कोर्ट स्वीकार करता है। यानी कि केंद्र सरकार की ओर से ये सीधे तौर पर कहा गया था कि विधानसभा को भंग किए जाने के साथ ही जो संसद है उसके पास शक्ति आ जाती है कि वो इस मामले में रिकमेंडेशन कर सके कि 370 को हटाया जाए। और ऐसी स्थिति में दूसरा जो दूसरा पक्ष था उसका ये कहना था कि ऐसी शक्ति संसद के पास नहीं है। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में किस रुख को अख्तियार करता है और उसे सही मानता है। जी मामले पर नजर बनाए रखे पीयूष, आगे भी इस बारे में आपसे अपडेट लेंगे। शुक्रिया फिलहाल पूरी जानकारी के लिए आपका। पीयूष पांडे हमारे सहयोगी लगातार नजर बनाए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में ही वो मौजूद होंगे और इस फैसले के दौरान एक लाइव अपडेट और लेटेस्ट जानकारी आपको देगा TV9 भारतवर्ष। वहीं अब एक और सबसे बड़ी खबर का हम रुख करेंगे, क्योंकि 4 राज्यों के नतीजे आए। नतीजों के ठीक बाद देश करप्शन के एक बड़े कांड से 2-4 हुआ। कांग्रेस सांसद के पास कैश का जखीरा मिला। 5 दिन से गिनती भी जारी है। और संयोग से 4 राज्यों के चुनाव प्रचार में करप्शन भी बहुत बड़ा मुद्दा बना था। ऐसे में अब भ्रष्टाचार पर कई सवाल भी हैं, खासतौर से बीजेपी की ओर से कई सवाल हैं। तो बड़ी खबर यह कि करप्शन पर गृह मंत्री अमित शाह का विपक्ष
से बड़ा सवाल सामने आया है। साहू कैश कांड पर अमित शाह ने कहा है कि चुप क्यों है इंडी अलायंस। इतना कैश बरामद हुआ है, उसके बावजूद भी कांग्रेस नेता के पास से इतना कैश बरामद होने के बाद इंडी अलायंस क्यों चुप है। कांग्रेस का मौन तो समझ में आता है, कांग्रेस की फितरत ही भ्रष्टाचार की है, लेकिन इंडी अलायंस के बाकी नेता क्यों चुप हैं, सवाल किया अमित शाह ने। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के घर से मिले कैश पर अमित शाह ने और क्या कहा, इस रिपोर्ट में देखिए। मुझे तो बड़ा आश्चर्य है, आजादी के बाद किसी भी दल के सांसद के घर से इतनी बड़ी मात्रा में कैश नहीं पकड़ी गई होगी। सैकड़ों करोड़ों रुपए का कैश सांसद के घर से मिलता है और पूरा इंडी अलायंस मौन है इस करप्शन पर। मैं तो पूछना चाहूंगा इनके साथियों को, कांग्रेस का मौन तो हमें समझ में आता है क्योंकि इनकी फितरत ही भ्रष्टाचार की है, परंतु चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे आरजेडी हो, ये सारे दल डीएमके सहित चुप बैठे हैं। सपा भी चुप बैठी है, कोई रिएक्शन नहीं। अब मुझे समझ में आ रहा है कि मोदी जी के खिलाफ ये जो एक प्रचार अभियान चला कि एजेंसियों का दुरुपयोग हुआ है, वो क्यों चलाया गया, क्योंकि इनके जहन में एक डर था कि हमारे करप्शन के सारे कच्चे चिट्ठे खुल जाएंगे। और इस मामले से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर, धीरज साहू के ठिकानों की छानबीन अब तक जारी है। अब तक 330 करोड़ की बरामदगी हो चुकी है। साहू के ठिकानों पर मौजूद कंप्यूटर्स भी सीज कर लिए गए हैं। अब पूरा डाटा जुटाया जा रहा है। 330 करोड़ की बरामदगी अब तक हो चुकी है इस मामले में। नोटों का अंबार लगा है, गिनते गिनते मशीनें हफ रही हैं, लेकिन इनकम टैक्स की जांच अब भी पूरी नहीं हुई है। सूत्रों के मुताबिक अब भी कुछ लॉकर्स खोले जाने बाकी हैं। उड़ीसा, झारखंड और कोलकाता में इनकम टैक्स की छापेमारी अब भी जारी है। सूत्रों की माने तो अब तक 330 करोड़ रुपए तक की रकम बरामद हो चुकी है। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के करीबियों पर भी गाज गिरी है। करीबियों के घर और कंपनियों के ठिकानों पर भी आईटी की टीमें मौजूद हैं। बुध डिस्टिलर्स कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। आईटी ने कंपनी के ठिकानों पर मौजूद कंप्यूटर्स का डाटा डंप कर लिया है। कंपनी के प्रमोटर को भी पूछताछ और बयान दर्ज करने के लिए नोटिस दिया गया। धीरज साहू का परिवार झारखंड का एक बड़ा व्यवसाय घराना है। बताया जाता है कि देसी शराब के कारोबार से लेकर होटल व्यवसाय और कई बड़ी कंपनियों की एजेंसियां इनके पास हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी इस परिवार का निवेश रहा है। इसके अलावा बॉटलिंग प्लांट, अस्पताल समेत कई एफएमसीजी कंपनियों की एजेंसी इस परिवार के पास है। और साहू के खिलाफ जारी कार्रवाई के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जांच एजेंसियों पर सवाल खड़े करने वाले विपक्ष को खुद ही उनका जवाब मिल गया है। 2014 से शुरू हुआ भ्रष्टाचार के खिलाफ उनका अभियान जारी रहेगा। जिस प्रकार से इतनी विपुल मात्रा में भ्रष्टाचार झारखंड जैसे गरीब राज्य में हो रहा है, वो आंख खोलने वाला है। और ये जो राजनीतिक प्रोपेगेंडा करते हैं एजेंसियों के दुरुपयोग का, उनको ये अपने आप ही उनके ही कृत्य से जवाब मिल गया है। इतना भारी करप्शन करने के बाद भी अगर कोई एजेंसी काम न करे तो एजेंसी की क्षमता पर सवाल उठते हैं। और मैं मानता हूं कि राहुल गांधी से लेकर इंडी अलायंस के सभी लोगों ने इसका जवाब देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ये मसले को बहुत नीचे तक, इस देश के जन जन तक ले जाएगी और जागरूकता लाने का प्रयास करेगी। हमारी लड़ाई 2014 से भ्रष्टाचार के खिलाफ है। ढेर सारे कदम नरेंद्र मोदी सरकार ने उठाए हैं, प्रधानमंत्री जी ने उठाए हैं, और इस दिशा में हम जन जागृति लाकर इसको जरूर लोगों तक पहुंचाएंगे। तो जैसा कि हम लगातार बता रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं अमित शाह, और आपको बता दें कि साहू के खिलाफ जारी जो अभियान है वो छानबीन की जा रही है। कुछ और डिटेल्स सामने आई हैं इस केस से जुड़ी हुई, जिसमें 330 करोड़ तक बरामदगी हुई है। सुरभि बता रही है।
हालांकि जिस तरीके से पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है उसके साथ साथ ये समझना भी बहुत जरूरी है कि 3 राज्यों के नतीजों के बाद कैसे और क्यों करप्शन और कुशासन को बीजेपी 2024 चुनाव में बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में दिख रही है। इंफॉर्मेशन वॉल का सबसे पहले रुख करते हुए यहां देखिए छत्तीसगढ़, ये मुद्दा नंबर 1 2024 का इसलिए कह रहे हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ में हमने देखा आखिरी मौके पर भ्रष्टाचार का जो मुद्दा छाया उसी का नतीजा था कि भूपेश बघेल जीतीबाजी भी हार गए। छत्तीसगढ़ की हमने यहां पर बात की, बात मध्य प्रदेश की करना भी जरूरी है क्योंकि यहां भी भ्रष्टाचार के मुद्दे को देखते हुए बड़ी खबर यह है कि भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी के कमलनाथ मॉडल की बार-बार जिस तरीके से चर्चा की गई उसी का यह नतीजा था कि शुरुआती बढ़त गंवाई गई और बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा। मध्य प्रदेश के साथ साथ चर्चा राजस्थान की भी इसलिए क्योंकि गहलोत लाल डायरी और पेपर लीक पर घर से बाहर जिस तरीके से घेराव में नजर आए उसी का यह नतीजा है कि अंधाधुंध रेवड़ियां बांटने के बावजूद भी सत्ता गवा दी गई है। तो ये करप्शन और कुशासन के तहत जानना और समझना जरूरी था, जिसके तहत ये सबसे बड़ा सवाल कि क्या वोटर करप्शन और कुशासन के खिलाफ वोट कर रहा है और इसके असर के तहत निधि ये जानना और समझना जरूरी था कि राज्यों के नतीजों के बाद बीजेपी करप्शन पर पहले से ज्यादा और ज्यादा आक्रामक और अग्रेसिव होती हुई नजर आ रही है। निधि बिल्कुल, बीजेपी 2024 के लिए बड़ा मुद्दा इसे बना रही है और कांग्रेस सांसद धीरज साहू के कैश कांड को लेकर बीजेपी आज संसद में विरोध प्रदर्शन भी करने जा रही है। इधर कांग्रेस ने मामले से पल्ला झाड़ लिया है। सड़क से लेकर सदन तक विरोध प्रदर्शन जारी है। आज 10 बजे संसद में गांधी प्रतिमा के सामने बीजेपी सांसद हल्ला बोलेंगे। इधर कांग्रेस के झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा है कि धीरज साहू का ये निजी मामला है और पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। धीरज साहू जी का निजी मामला है, उससे कांग्रेस पार्टी का कोई भी लेना देना नहीं है। धीरज साहू जी की जिम्मेदारी है कि वे स्पष्ट करें कि इतनी बड़ी रकम उनके पास कैसे आई। कांग्रेस ने इस पर अभी तक आपने देखा कैसे करप्शन आम चुनाव से एन पहले ही विपक्ष के गले की फांस बनता जा रहा है। इसलिए इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए आपको ये समझाते हैं कि कैसे पहले 4 राज्यों के नतीजे और फिर धीरज साहू कैश कांड ने बीजेपी को 2024 में करप्शन को जोर शोर से उठाने का मौका दे दिया है। इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए इसी को देखते हुए ये बड़ी खबर आपके सामने, जहां देखिए बीजेपी खासतौर करप्शन और कुशासन का मुद्दा जोर शोर से उठाने की बात तो कह रही है, वहीं कांग्रेस एजेंसियों के दुरुपयोग का बार-बार आरोप लगाती आई है। महत्वपूर्ण यह भी है कि छत्तीसगढ़, एमपी और राजस्थान का यहां हम जिक्र कर रहे हैं इसलिए क्योंकि यहां पर कांग्रेस बुरी तरीके से हार तो गई है। खासकर तेलंगाना का जिक्र क्योंकि के चंद्रशेखर राव भी यहां पर जिस तरीके से हार का सामना कर चुके हैं, वहीं अब करप्शन के मामले को देखते हुए ये धीरज साहू के कैश कांड के सामने आने के बाद कांग्रेस सांसद के घर पर जिस तरीके से सैकड़ों करोड़ कैश बरामद किया जा रहा है उसको लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। और इस बीच कांग्रेस ने तो साफ कह दिया बचाव नहीं वो कर पा रही है धीरज साहू का, लेकिन इससे पल्ला ही झाड़ लिया है। वहीं इंडिया के सहयोगी असमंजस की वजह से पूरी तरीके से चुप्पी साधे बैठे हैं। हालांकि जिस तरीके से इस पूरे मुद्दे को देखते हुए बीजेपी फ्रंट फुट पर आ गई है, अमित शाह ने साहू कैश कांड पर पूरे विपक्ष से लगातार सवाल कर दिए हैं और आज संसद परिसर में गांधी मूर्ति के पास पार्टी जिस तरीके से प्रदर्शन करने वाली है उसकी तस्वीर भी आपको TV9 भारतवर्ष दिखाएगा। हालांकि यहां पर बीजेपी के एडवांटेज को देखते हुए समझना यह जरूरी है कि एजेंसियों की कार्रवाई को सही साबित इस मुद्दे के लिहाज से बीजेपी कर पा रही है। वहीं विपक्ष की चुनौती है कि एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप पर अब वोटर अनमने दिखते हैं। हालांकि सबसे बड़ी बात यह कि खुद प्रधानमंत्री करप्शन के खिलाफ सबसे ज्यादा मुखर हैं और करप्शन को बीजेपी बहुत बड़ा मुद्दा बनाती हुई नजर आ रही है। इसलिए 2024 के आसार को देखते हुए यह बड़ी खबर है। निधि, तो 2024 के पूरे आसार हैं और ये बहुत बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी खुद विरोध करते हुए इस पूरी घटना का सामने आया। धीरज साहू पर बहुत बड़ा अपडेट इस वक्त आ रहा है। धीरज साहू के ठिकानों पर बरामद कैश का आंकड़ा और बढ़ गया है। अब तक 355 करोड़ का कैश बरामद किया गया है। कई कैश गिरने वाली मशीनें तक मंगाई गई हैं। अलमारियों में कैश ही कैश मिल रहा है। 355 करोड़ तक यह आंकड़ा पहुंच गया है। धीरज साहू के यहां लगातार कार्रवाई जारी है और इतना कैश बरामद हुआ है, भ्रष्टाचार का ये सबसे बड़ा मामला बनता हुआ दिखाई दे रहा है।
और इस वक्त एक और सबसे बड़ी खबर झारखंड से है, क्योंकि जमीन घोटाले के मामले में सीएम हेमंत सोरेन को फिर ईडी का समन। सोर्सेस के हवाले से बड़ी खबर, जहां ईडी ने 12 दिसंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है और ईडी ने सोरेन को छठी बार यह समन जारी किया है। तो एक और सबसे बड़ी खबर इस वक्त की, जहां देखिए किस तरीके से अब सोर्सेस के हवाले से खबर आ रही है। जमीन घोटाले के मामले में सीएम हेमंत सोरेन को फिर से ईडी का समन 12 दिसंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। और अब मध्य प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई खबर। मध्य प्रदेश में आज बीजेपी विधायक दल की होने वाली है बैठक। सुबह 11 बजे तीनों पर्यवेक्षक पहुंचेंगे भोपाल। शाम 3:50 पर शुरू होगी विधायकों की बैठक। शाम 5 से 6 बजे के बीच सीएम के नाम का ऐलान संभव है। विधायकों की बैठक के लिए बीजेपी ऑफिस में खास तैयारियां की गई हैं। भोपाल से संवाददाता शुभम गुप्ता की रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन? लंबे वक्त से ये सवाल सभी के जहन में चल रहा है, मगर आज इस सवाल का जवाब मिलेगा। आज ये सस्पेंस खत्म होगा और स्पष्ट हो जाएगा कि मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। तस्वीरें आपको बीजेपी कार्यालय की दिखा रहे हैं, जहां पर बीजेपी के तमाम विधायक मौजूद रहेंगे और ये वही जगह है, ये वही हॉल है। दरअसल बीजेपी कार्यालय में ये बनाया गया है, अलग से व्यवस्था की गई है और यहीं पर बीजेपी विधायक दल की बैठक होना है। मंच की तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ पर बीजेपी के तमाम बड़े नेता और जो ऑब्जर्वर्स बाहर से आ रहे हैं, जिसमें खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी हैं। सुबह 11 बजे वो पहुंचेंगे, 4 बजे ये बैठक शुरू होनी है। इसके अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हितानंद शर्मा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रहलाद पटेल, तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और उसके अलावा जो 163 नवनिर्वाचित बीजेपी के विधायक चुनकर आए हैं, उनके लिए भी एक खास व्यवस्था की गई है। देखिए, इन विधायकों से कहा गया है कि आप किसी को भी अपने साथ लेकर ना आए। यहाँ तक कि ये भी कहा गया है कि आप जब तक बैठक नहीं हो जाती, मीडिया में बयानबाजी करने से भी बचें। छत्तीसगढ़ में 13 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह को लेकर खबर यह कि साइंस कॉलेज मैदान में विष्णुदेव साय का शपथ ग्रहण होगा और सीएम के साथ डेप्यूटी सीएम मंत्री भी शपथ ले सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह शपथ ग्रहण में हो सकते हैं शामिल। उधर राजस्थान में सीएम की कुर्सी पर फैसला लंबा खींचता जा रहा है। खबर है कि बीजेपी विधायक दल की बैठक आज होने वाली थी, लेकिन अब ये कल होगी। राजस्थान में नए सीएम की खोज के लिए बनाए गए पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह, सरोज पांडे और विनोद तावड़े कल भी जयपुर नहीं पहुंचे। इसके बाद माना जा रहा है कि विधायक दल की आज होने वाली बैठक अब मंगलवार को होगी। पार्टी ने तर्क दिया है कि राजनाथ सिंह का लखनऊ में कार्यक्रम निर्धारित है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का लखनऊ में कार्यक्रम है, उसमें वो शामिल होंगे, इसलिए राजनाथ जयपुर नहीं पहुँच पाए। जयपुर में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अपने आवास पर बीजेपी विधायकों से मुलाकात की। रविवार सुबह दिल्ली से लौटकर राजे जयपुर स्थित अपने आवास पर पहुंची, जहां दोपहर बाद बीजेपी के कई विधायक उनसे मिलने के लिए उनके आवास पर पहुंच गए। इसे वसुंधरा राजे का शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परमानी, पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल, पूर्व मंत्री राजपाल सिंह शेखावत और पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी ने भी राजे से मुलाकात की। माना जा रहा है कि वसुंधरा राजे के निवास पर फिर से विधायकों की हलचल से प्रदेश नेतृत्व की परेशानी बढ़ रही है। रविवार को जयपुर पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जल्दी एक सकारात्मक और नया संदेश आएगा। सर, कोई नाम संदेश। ज्ञानवापी मामले की सुनवाई आज वाराणसी की जिला अदालत में होगी। एएसआई आज अपनी जांच रिपोर्ट सौंपने वाली है। वाराणसी की जिला अदालत ने सर्वे रिपोर्ट पेश करने के लिए आज की तारीख तय की थी, जिसके बाद आज संभव है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी एएसआई आज ज्ञानवापी परिसर की रिपोर्ट पेश करेगी। करीब 100 दिनों तक एएसआई ने ज्ञानवापी परिसर का साइंटिफिक सर्वे किया है। इस दौरान जीपीआरएस तकनीक से भी सर्वे का काम किया गया। इसके लिए आईआईटी रुड़की और कानपुर की भी मदद ली गई।
सर्वे के दौरान जो चीजें मिली उन्हें डीएम के पास जमा कर दिया गया है। हिंदू पक्ष की तरफ से 5 महिलाओं ने इस मामले में वाराणसी जिला अदालत में अपील की थी, जिसके बाद अदालत ने एएसआई को ये पता करने को कहा था कि अभी जो इमारत खड़ी है क्या वो किसी मंदिर के अवशेष पर बनी है। हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी परिसर में श्रृंगार गौरी की हर दिन पूजा अर्चना की मांग की थी, जिस पर वाराणसी जिला अदालत ने 21 जुलाई को एएसआई को ज्ञानवापी परिसर के साइंटिफिक सर्वे का आदेश दिया था। इस फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक गया। देश की सर्वोच्च अदालत ने वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले को सही ठहराया था। वहीं राजस्थान के गोगामेडी मर्डर केस में गिरफ्तार आरोपियों ने कई खुलासे किए हैं। वहीं मामले में एक और शख्स को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। राजस्थान के सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड में पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने कई खुलासे किए हैं। आरोपी नितिन फौजी के मुताबिक वो तो गोगामेडी को जानता भी नहीं था, उसे पता नहीं था कि वो इतने हाई प्रोफाइल शख्स को शूट करने जा रहा है। बताया जा रहा है कि हत्याकांड से पहले लॉरेंस गैंग ने रोहित राठौर और नितिन फौजी को हथियारों के साथ करीब 1 लाख रुपए भी एडवांस दिए थे। पुलिस ने मामले में एक और शख्स को गिरफ्तार किया है। हरियाणा से सदलपुर के रहने वाले कुलदीप खिचड़ ने सोशल मीडिया पर गोगामेडी की हत्या की जिम्मेदारी ली थी। उसके मुताबिक उसने दुबई में बैठे रोहित गोदारा के कहने पर सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली थी, जो कुछ देर बाद डिलीट कर दी गई थी। बीकानेर पुलिस ने आरोपी कुलदीप को जयपुर पुलिस को सौंप दिया है। वहीं गोगामेडी के परिजनों ने मामले में पुलिस से जल्द सत्य सामने लाने की मांग की है। हमारी मांग यही है कि प्रशासन इनको जल्दी से जल्दी पूछताछ करके जो इसके मास्टरमाइंड हैं या जो भी हैं उनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करे और जो भी है सच है वो सामने लेके आए। राजस्थान में एक टेलर को प्रतिबंधित संगठन पीएफआई के नाम से धमकी भरा पत्र मिला है और उस पत्र के मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ये धमकी भरी चिट्ठी मिलने के बाद से पीड़ित सोहनलाल जाटव परेशान है। हालांकि पीड़ित ने ये मामला 25 दिन बाद दर्ज कराया है। चिकानी पुलिस चौकी के सामने सोहनलाल अपनी दर्जी की दुकान चलाता है। चिट्ठी में दुकान खाली नहीं करने की सूरत में उसे बम से उड़ा देने की धमकी दी गई है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पोस्ट ऑफिस से चिट्ठी मिली थी जिसमें उचित कीमत लेकर दुकान खाली करने के बारे में लिखा गया था और उसमें नीचे पीएफआई लिखा हुआ था। उस पर प्रकरण दर्ज किया जाकर अनुसंधान जारी। पुलिस ने पीड़ित को सुरक्षा देने का भरोसा दिया है। चिट्ठी में जाति विशेष का जिक्र किया गया है। सोहनलाल का कहना है कि आपने नाजायज कब्जा किया हुआ है और नाजायज कब्जा भी करके दुकान भी बना ली, तो आप या तो उनसे कुछ पैसे ले लो और दुकान आप छोड़ दो इसको। अच्छा। और नहीं तो पीएफ को सारी दुनिया जानती है। एक और बड़ी खबर, दक्षिण गाजा के खान यूनिस में भीषण जंग जारी है। आईडीएफ और हमास के बीच जमकर गोलीबारी की तस्वीरें सामने आई हैं। इजरायली सेना की अब दक्षिण गाजा के सबसे बड़े शहर खान यूनिस पर भी कब्जे की तैयारी है। खान यूनिस में चल रही भीषण लड़ाई की वजह से जमकर गोलीबारी जारी है। अल-कस्साम ब्रिगेड ने वीडियो जारी किया है जिसमें हमास के लड़ाके और इजरायली सेना के बीच लड़ाई जारी है। वीडियो में खान यूनिस में हमले से तबाही साफ देखी जा सकती है। गाजा के बाद इजराइल हमास जंग में मुख्य युद्ध क्षेत्रों में से एक बन गया है। खान यूनिस की अहमियत इससे भी पता चलती है कि इजरायली पीएम नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से बातचीत के दौरान कहा था कि खान यूनिस में आईडीएफ का ऑपरेशन पूरा होने में करीब 4 हफ्ते लगेंगे। इजरायली सेना का दावा है कि हमास लड़ाके और लीडर खान यूनिस में छिपे हुए हैं और यहां अपनी जमीनी घुसपैठ का विस्तार करते हुए शहर पर बार बार बमबारी कर रहे हैं, जिससे हजारों लोग मारे जा चुके हैं। वहीं खान यूनिस में ज्यादातर इजरायली बंधकों के होने की आशंका के मद्देनजर इजरायली सेना के स्पेशल फोर्स की बटालियन के कमांडो शहर में बंधकों की तलाश के लिए छापेमारी कर रहे हैं और बंधकों की तलाश कर रहे हैं। इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर बात की है और इस दौरान उन्होंने रूस का ईरान के सहयोग करने का भी आरोप लगाया। पिछले 2 महीने से भी ज्यादा समय से इजराइल हमास के बीच जंग जारी है। जंग को लेकर मिडिल ईस्ट और पश्चिमी देश 2 खेमों में बटे हुए हैं। इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बातचीत की है। रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान पुतिन ने गाजा में मानवीय हालात पर चिंता जाहिर की।
दोनों के बीच 50 मिनट तक फोन पर बात हुई है। इस दौरान इजरायली पीएम नेतन्याहू ने रूस और ईरान के बीच खतरनाक सहयोग की भी कड़ी आलोचना की। नेतन्याहू ने साफ कर दिया कि रूस को किसी भी सूरत में ईरान का साथ नहीं देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि गाजा में आम लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हमास के खिलाफ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। बातचीत के बाद इजरायली पीएमओ की ओर से कहा गया कि प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि जिस भी देश पर इजरायल जैसा हमला होगा वो उस देश से कम ताकत से जवाबी कार्रवाई नहीं देगा, जैसा इजरायल कर रहा है। उन्होंने पुतिन से ये भी कहा कि कोई भी ऐसा देश नहीं होगा जो इजरायल जैसा आपराधिक हमले को बर्दाश्त करे। राजस्थान में बिहार के 9वीं के एक छात्र ने आत्महत्या कर लिया। आत्महत्या की वजह उसकी भाषा को लेकर 2 शिक्षिकाओं की प्रताड़ना को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। मामला राजस्थान के सीतापुरा शिवदासपुरा का है। पीड़ित परिजनों के वकील के मुताबिक 9वीं के छात्र छोटू कुमार ने करीब 3 महीने पहले सुसाइड किया था, लेकिन पुलिस ने मामला रफा दफा कर दिया, जिसके बाद पीड़ित अभिभावकों ने कानून की मदद ली। 18/10 को हमने डीसीपी साहब को लेटर लिख के उनको सूचित किया। इसके बाद भी जब एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो हमने अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट चाकसू के पास हमने एक इस्तगासा, एक प्राइवेट कंप्लेंट दी कि इस घटना के ऊपर एफआईआर दर्ज की जाए। छोटू के आत्महत्या की वजह सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। वकील के मुताबिक सुसाइड नोट में जिन दोनों शिक्षिकाओं के नाम का जिक्र है, उन पर आरोप है कि वो बिहार के इस छात्र को उसकी भाषा शैली को लेकर प्रताड़ित कर रही थी। सुसाइड के पीछे उसके माता पिता घटना ये बताते हैं कि ये शिक्षिकाएं लगातार उसको प्रताड़ित कर रही थी। उसके बिहारी एक्सेंट को लेकर, उसके डायलेक्ट को लेकर, उसकी भाषा शैली को लेकर सरेआम उसका उपहास उड़ाते थे, उसको रेडिक्यूल करते थे, उसका अपमानित करते थे और इस कारण से वो मानसिक अवसाद में था। और यूपी की बुलंदशहर पुलिस ने अपराधियों पर नकेल कसने के लिए एक नई पहल की है, जिसके तहत पिछले 3 साल में लूट की वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों का डाटा ऑनलाइन कर दिया गया है। तस्वीरें देखकर आप सोच रहे होंगे कि यहाँ कोई भर्ती अभियान चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बुलंदशहर की पुलिस लाइन में लूट के उन आरोपियों की हाजिरी परेड है जो फिलहाल जेल से बाहर हैं। इनका डाटा ऑनलाइन किया जा रहा है। पुलिस आरोपियों के नाम, पता, पिता का नाम, हाथ का अंगूठा, आई कनेक्ट, बॉडी मार्क की डिटेल स्टोर कर रही है। इसके जरिए पिछले 3 साल में इनके कारनामों का पूरा डाटा ऑनलाइन कर दिया गया है। पुनः अपराध करते हैं तो हमारे पास हर वो डिटेल्स है, जिसके आधार पर हम इनको पकड़ेंगे और इन पे कड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। जनपद भर के लगभग 300 ऐसे अपराधी हैं जो कि पिछले 3 वर्ष में विभिन्न घटनाओं में संलिप्त रहे हैं। उन सभी को यहाँ एकत्रित किया गया। उनके अभिभावक भी यहाँ पे उपस्थित हैं और इनके डिटेल्स नोट किए जा रहे हैं। यूपी की बुलंदशहर पुलिस के इस अभियान का मकसद जिले में अपराध को काबू करना है। अब पुलिस इनकी गतिविधियों पर नजर रखेगी। डाटा सार्वजनिक होने से पुलिस का काम आसान होगा। और जनवरी में होने जा रहे राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहली अयोध्या को लेकर अब सोलर सिटी के रूप में विकसित करने के लिए तेजी से काम चल रहा है और यूपी ने राम नगरी को राज्य की पहली सोलर सिटी के रूप में विकसित करने की तैयारी में जुट गया है। रामनगरी अयोध्या को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। सर्किट हाउस सभागार में इसी मकसद को पूरा करने के लिए एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें कई फैसले लिए गए। यहाँ पे अयोध्या सोलर सिटी के कार्य हो रहे हैं, उनमें क्या प्रगति हुई है। अभी तक हम लोग जो 40 मेगावाट का प्लांट है उसका निर्माण कार्य शुरू हो गया है। साथ ही साथ हम लोगों ने लगभग 3.5 से 4 मेगावाट का सरकारी बिल्डिंगों एवं निजी जो बिल्डिंग है, चाहे घरेलू हैं या कनेक्शन हैं या फिर कमर्शियल बिल्डिंग हैं, वहाँ पे सोलर रूफटॉप लगाने का कार्य भी कर लिया है। इसके अलावा अयोध्या में 25 जगहों पर सूर्य स्तंभ भी लगाए जा रहे हैं। पूरे शहर में 25 जगहों पर सूर्य स्तंभ लगाया जा रहा है, क्योंकि प्रभु राम सूर्यवंशी थे और इस दृष्टि से सूर्य का इस दिशा अयोध्या में विशेष महत्व है और हम सोलर सिटी के रूप में भी अयोध्या को विकसित कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो सूर्य की महिमा है उसको प्रदर्शित करने के लिए श्रद्धालुओं के मन में श्रद्धा भाव आए, इसके लिए हम लोग हर जगह पर ये सूर्य स्तंभ लगा रहे हैं। और एक बार फिर से बड़ी खबर बता दें, कांग्रेस सांसद धीरज साहू के यहाँ छापेमारी का नया वीडियो सामने आया है। साथ ही साहू के ठिकानों पर जारी छापेमारी में कैश का आंकड़ा भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। धीरज साहू के ठिकानों से अब तक 355 करोड़ का कैश बरामद हो चुका है। ये नया वीडियो सामने आया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें TV9 भारतवर्ष आप तक पहुंचा रहा है। 355 करोड़ रुपए अब तक
बरामद हो चुके हैं कांग्रेस सांसद के यहाँ से। पूरा कैश लोग है। गिनती के लिए जो मशीनें मंगवाई गई हैं वो तक कम पड़ रही हैं। कई अलमारियों से कैश ही कैश निकल रहा है।